हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कीलेटिंग लिगेंड्स और कीलेट्स के बारे में। ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में स्टडी किया था मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है और बहुत सारी टर्म्स हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। टाइप्स ऑफ लिगेंड भी हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में कि कैसे वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करती है, क्या क्या उसके पॉस्टुलेट्स थे, कैसे वो एक्सप्लेन कर रही है सभी मेटल्स कॉम्प्लेक्सेस को, और हमने उनकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी की थी। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ पे उन्हें क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं तो वो है कीलेटिंग लिगेंड्स एंड कीलेट्स। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्या होते हैं कीलेटिंग लिगेंड्स। तो कीलेटिंग लिगेंड्स कुछ नहीं, ये बाइडेंडेट और मल्टीडेंडेट लिगेंड्स होते हैं। जब एक या एक से ज़्यादा बाइडेंडेट लिगेंड या फिर मल्टीडेंडेट लिगेंड किसी एक मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ओके, जब बाइडेंडेट और मल्टीडेंडेट लिगेंड मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स करते हैं और अगर वहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रही है तो वहाँ पे उस लिगेंड को हम क्या बोलेंगे? कीलेटिंग लिगेंड बोलेंगे। So what are the chelating ligands? The chelating ligands are the bidended or multidended ligands when they coordinate with the metal atom by two or more donor atoms. Then they form a ring-like structure. That ligand is known as the chelating ligand. Okay? और वहाँ पे जो complex formation हो रहा है उसे हम कीलेट कहेंगे। क्लियर? और ये जो फिनोमेना है जिसमें बाइडेंडेट लिगेंड या फिर मल्टीडेंडेट लिगेंड दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम के साथ मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, मींस कीलेट फॉर्मेशन करते हैं, तो इस फिनोमेना को हम कीलेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करते हैं भी कैसे बाइडेंडेट और मल्टीडेंडेट लिगेंड को हम कीलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारे पास कॉपर के साथ दो बाइडेंडेट लिगेंड लगे हुए हैं। कौन सा बाइडेंडेट लिगेंड लगा हुआ है? दैट इज नोन एज इथिलीन डायमीन। ओके, तो कॉपर के साथ दो इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। तो इथिलीन डायमीन क्या होता है? हमारे पास CH2 CH2 दोनों साइड पे हमारे पास क्या होते हैं? NH2 NH2 लगा होता है। अगर हम इसका IUPAC नेम लिखें तो दैट इज नोन एज 1,2 ईथेन डायमीन। ओके, इसको हम जनरली इथिलीन डायमीन भी कहते हैं। अब इसमें हमारे पास दो नाइट्रोजन एटम्स हैं विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल मेटल एटम। ओके, तो जब इस बाइडेंडेड लिगेंड के दोनों डोनर एटम मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और वी कैन से दीज टू नाइट्रोजन व्हेन दे कोऑर्डिनेट विद द मेटल एटम और आयन देन दे विल फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, जहाँ पे सेंटर में हमारे पास कॉपर मेटल है और उसकी दोनों साइड पे हमारे पास दो इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं और दोनों डोनर एटम एक इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल के सीधा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कॉपर के साथ। इसी तरीके से दूसरे लिगेंड के भी दोनों नाइट्रोजन जो कि डोनर एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं कॉपर को। तो ये दोनों साइड से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस लिगेंड को हम क्या बोलेंगे? कीलेटिंग लिगेंड बोलेंगे, और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे? कीलेट बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही हमारे पास एग्जांपल और है जिसमें हमारे पास ऑक्सालेट लिगेंड लगे हुए हैं फेरिक आयन के साथ, 3 ऑक्सालेट लिगेंड लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऑक्सालेट में हमारे पास ये जो दो हमारे पास ऑक्सीजन है जिनके ऊपर हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, नेगेटिव चार्ज है, तो ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आयरन को। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, तो मीन्स ये हमारे पास 3 रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स में। तो इस लिगेंड को भी हम क्या बोलेंगे? कीलेटिंग लिगेंड बोलेंगे। और ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है आयरन का, इसको हम क्या बोलेंगे? कीलेट बोलेंगे। ठीक है, तो जब कभी भी कोई बाइडेंडेट और पॉलीडेंडेट लिगेंड, ठीक है, यहाँ पे तो हमने बाइडेंडेट लिगेंड की एग्जांपल ली है,
इस तरीके से हमारे पास जो ट्राइडेंडेट, टेट्राडेंडेट, पेंटाडेंडेट और हेक्साडेंडेट लिगेंड्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, मेटल के साथ दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम की हेल्प से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो उनको भी हम वहाँ पे कीलेटिंग लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, और उनके साथ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा उसे हम कीलेट्स बोलेंगे। क्लियर? सो क्या मतलब है हमारे पास कि जब भी हमारे पास ऐसे कीलेट्स बनते हैं या ऐसे कीलेटिंग लिगेंड जब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे जो मेटल के साथ जो बॉन्डिंग हो रही है वो स्ट्रॉन्ग होती है। मींस अगर हम कंपैरिजन करें जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है कीलेटिंग लिगेंड के साथ और जो दूसरे हमारे पास मोनोडेंडेट लिगेंड है जिसमें हमारे पास सिंगल डोनर एटम ज्वाइन करते हैं मेटल को, और अगर हम दोनों की हम स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो जो कीलेट्स होते हैं ये नॉर्मल मेटल के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं मोनोडेंडेट लिगेंड के साथ उनसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब वो स्टेबिलिटी क्यों आती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को स्टेबलाइज करते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी इसी लेक्चर में। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कीलेट्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कीलेट इफेक्ट, सेकेंड इज द नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स, थर्ड इज द साइज ऑफ द कीलेट रिंग एंड द फोर्थ इज द स्टीरिक फैक्टर। वन बाय वन हम इन सभी फैक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कीलेट इफेक्ट। कीलेट इफेक्ट क्या होता है? देखो, जब कभी भी किसी मेटल के साथ एक साइड पे मोनोडेंडेट लिगेंड लग रहे हैं और दूसरी साइड पे कोई बाइडेंडेट लिगेंड लग रहे हैं तो वहाँ पे दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बनने वाले हैं। एक बनेगा कीलेट, दूसरा बनेगा नॉर्मल हमारा जो मेटल का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से हमने बोला है कि जो कीलेट होगा मीन्स जिसमें हमारे पास कीलेटिंग लिगेंड लगे होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये जो कीलेटिंग लिगेंड्स मेटल कॉम्प्लेक्सेस में स्टेबिलिटी इंड्यूस कर रहे हैं इसे ही कीलेट इफेक्ट कहते हैं। मीन्स अगर हम कंपेयर करते हैं इसे दूसरे कॉम्प्लेक्स के साथ जिसमें मोनोडेंडेट लिगेंड लगे हुए हैं उसके कंपैरेटिवली जो कीलेट बना है वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। सो दिस डिफरेंस इन द स्टेबिलिटी ऑफ द बोथ द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज द कीलेट इफेक्ट। अब ये स्टेबिलिटी आई कैसे, इसे हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी फैक्टर। ठीक है, तो होता क्या है कि सपोज हमारे पास यहाँ पे एक निकल का सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, तो उसमें हम एक साइड में नॉर्मल अमोनिया लिगेंड डाल रहे हैं और दूसरी साइड पे हम बाइडेंडेट लिगेंड इथिलीन डायमीन डाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे, तो जब निकल का जो कोई साल्ट हम वाटर में डालेंगे तो वहाँ पे निकल आयन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो निकल आयन जो है वो एक एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे। अब इस एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जब हमारे पास निकल, सपोज हमने क्लोराइड क्या वाटर में डाला तो वहाँ पे वो आयोनाइज करेगा, निकल 2 पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड नेगेटिव आयन बनेंगे। ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, निकल आयन को भी सराउंड करेगा, हाइड्रेट करेगा और क्लोराइड आयन को भी हाइड्रेट करेगा। तो मीन्स ये जो हमारे मेटल के आयन्स हैं वो सॉल्वेटेड हो जाएंगे, हाइड्रेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो उसमें जब हम अमोनिया लिगेंड डालते हैं, अमोनिया सॉल्यूशन डालते हैं तो वो एज ए लिगेंड एक्ट करता है। तो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उस निकल आयन के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इस अमोनिया को निकल के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए जो वाटर मॉलिक्यूल इसके अराउंड होंगे उनको साइड पे करना होगा। ठीक है, जब तक वो साइड पे नहीं होंगे अमोनिया निकल के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। ओके, तो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल विल डिस्प्लेस द 6 वाटर मॉलिक्यूल सो दैट इट कैन अटैच टू द निकल मेटल। तो वहाँ पे हमारे पास निकल हेक्सा अमीन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करने के लिए 6 अमोनिया मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ी। बट जब बात करते हैं हम इथिलीन डायमीन की तो वहाँ पे 3 इथिलीन डायमॉलिक्यूल्स आर सफिशिएंट टू रिमूव और डिस्प्लेस दी 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अवे फ्रॉम द निकल आयंस। ओके, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पे निकल का इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि जब हमारे पास हम इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल डालते हैं उसके अंदर तो
वो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल डिस्प्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ही सिर्फ 6 को डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एंट्रोपी जो है सॉल्यूशन में वो इंक्रीज होती है, मीन्स मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर सराउंडिंग दिस कॉम्प्लेक्स नाउ। ओके, इन दिस केस जितने अमोनिया गए उतने ही वाटर डिस्प्लेस हुए, इसमें 3 मॉलिक्यूल गए और 6 डिस्प्लेस हुए, मीन्स वहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। जहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज होती है वहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल बनते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस। क्लियर? तो ये तो था हमारा कीलेट इफेक्ट। सेकेंड है नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स। अब नंबर ऑफ कीलेट रिंग से क्या मतलब है, मीन्स अगर किसी कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 2 कीलेटिंग लिगेंड लगे हुए हैं और उसके साथ हमारे पास कोई एक और कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 कीलेटिंग लिगेंड लगे हुए हैं, तो वहाँ पे जिसमें 3 कीलेटिंग लिगेंड होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्या है कि 2 वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। ओके, और 2 इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। ओके, तो मीन्स 2 हमारे पास अमोनिया मॉलिक्यूल लगे हुए हैं और 4 एटम क्या कर रहे हैं, इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल के इसको सराउंड कर रहे हैं, तो इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, ऑक्टेट रहेगी। अब यहाँ पे तो हमारे पास 2 बाइडेंडेड लिगेंड आ गए। इसी तरीके से अगर हम कंपेयर करें इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 1 कीलेटिंग लिगेंड है, यहाँ पे 2 कीलेटिंग लिगेंड हैं, और अगर हम ये लिखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 कीलेटिंग लिगेंड हैं। ठीक है, तो जिस भी कंपाउंड में जितने ज़्यादा कीलेटिंग लिगेंड लगे होंगे उतनी ज़्यादा क्या बनेंगी, कीलेटिंग लिगेंड्स बनेगी। अगर 1 कीलेटिंग हमारे पास लिगेंड लगा हुआ है तो हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होगी, इसमें 2 है तो 2 रिंग फॉर्मेशन होंगे, इसमें 3 है तो 3 रिंग फॉर्मेशन होंगी। मीन्स जितनी ज़्यादा हमारे पास क्या होंगी, नंबर ऑफ कीलेटिंग रिंग्स जो है ज़्यादा बनेगी, उतना ही कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर हम कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ दिस 3 कॉम्प्लेक्सेस, तो इनमें हमारे पास दिस कॉम्प्लेक्स विल बी हाईली स्टेबल, देन दिस कॉम्प्लेक्स, देन दिस कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये है फैक्टर हमारा नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स का। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे पास साइज ऑफ द कीलेट रिंग्स, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, अब कीलेट रिंग का साइज कैसे इफेक्ट कर सकता है, ये देखा गया है कि जब हमारे पास कोई बाइडेंडेट या फिर पॉलीडेंडेट लिगेंड मेटल के साथ 2 या 2 एटम से कोऑर्डिनेट करता है, तो अगर वहाँ पे 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होती है तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू दोज लिगेंड्स विच आर फॉर्मिंग दी 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन। ठीक है, मीन्स अगर कोई लिगेंड क्या कर रहा है, मेटल के साथ ज्वाइन करने के बाद 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन कर रहा है इंक्लूडिंग द मेटल, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर हमारे पास कोई लिगेंड जो है वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करने के बाद क्या कर रहा है, 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्मिंग कीलेट्स विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दी 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मिंग कीलेट्स। बट यहाँ पे एक बात ये नोट करने वाली है कि 5 मेंबर्ड जो रिंग फॉर्मेशन होगी किसी कीलेटिंग लिगेंड के साथ, वो स्टेबल तभी होगा अगर उनके अंदर सभी क्या होती हैं, सिंगल बॉन्ड्स होती हैं। मीन्स अगर जो हमारा यहाँ पे लिगेंड लगा हुआ है वो मेटल के साथ ज्वाइन कर रहा है और उस रिंग के अंदर कोई भी हमारे पास अनसैचुरेशन नहीं आती, मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रही है, तभी वो 5 मेंबर्ड रिंग जो है स्टेबल रहेगी। अगर वहाँ पे एक भी डबल बॉन्ड कहीं पे आ गई वो अनस्टेबल रहेगी। और अगर हम उल्टा डिस्कस करते हैं कि अगर 6 मेंबर्ड रिंग में हमारे पास कहीं पे कोई अनसैचुरेशन आ जाती है या डबल बॉन्ड आ जाती है, तो वो 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड क्या रहेगा, 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सो दैट इज़ द फैक्टर साइज ऑफ द कीलेट रिंग। ठीक है, तो इसमें हमने याद रखना है कि 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्मिंग कीलेट्स आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मिंग कीलेट्स। बट कंडीशन क्या है, वहाँ पे देयर शुड बी सिंगल बॉन्ड इन दैट रिंग।
ठीक है, वहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मिंग जो कीलेट्स हैं उनमें कहीं डबल बॉन्ड आती है तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू दी 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्मिंग कीलेट्स। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट फैक्टर में जो कि है स्टीरिक फैक्टर। अब स्टीरिक फैक्टर से क्या मतलब है, सपोज हमारे पास कोई मेटल के साथ इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल लगा हुआ है। ठीक है, तो इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल जो लगा हुआ है तो वो एक नॉर्मल लिगेंड है। अगर इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल के हम दोनों हाइड्रोजन को, जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, उनको हम अगर मिथाइल से रिप्लेस कर दें, मीन्स हम सब्स्टिट्यूटेड इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल अगर ले लें, ठीक है, जिसमें दोनों नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं मिथाइल ग्रुप से, तो दैट इज नोन एज दी टेट्रामिथाइल इथिलीन डायमीन। और हमारे पास दूसरी साइड पे है इथिलीन डायमीन। ठीक है, तो इन दोनों लिगेंड्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स नॉर्मल इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल से बनेंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूटेड इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल से। इस तरीके से अगर किसी और बाइडेंटेट या मल्टीडेंटेट लिगेंड में सब्स्टिट्यूशन होती है तो वो लिगेंड स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। उसका रीज़न क्या है कि जिस डोनर एटम के ऊपर हमारे पास कुछ बल्की ग्रुप आ जाते हैं तो वहाँ पे स्टीरिक फैक्टर आ जाता है। तो उससे क्या होगा कि जब ये डोनर एटम मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो वहाँ पे वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो वीक होगी बिकॉज ऑफ द स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ दीज बल्की ग्रुप्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज बल्की ग्रुप्स देयर विल बी मोर स्टीरिक हिंड्रेंस। जितने ज़्यादा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगी उतनी ज़्यादा वहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस होगी और उतना ही कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। ठीक है, so that is the steric factor. Okay, so this is all about the chelating ligands and the chelates. In next lecture we will discuss the naming of the coordination compounds. भी किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं, क्या क्या रूल हमें वहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे और कुछ एक एग्जांपल हम करेंगे जिसमें हम उनकी नेमिंग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।